गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था खरपतवारों की, खरपतवार चैप्टर चल रहा था अपना। खरपतवार चैप्टर में अपन डिस्कस कर रहे थे खरपतवारों के वर्गीकरण के बारे में, उसकी लाभ और हानियों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे खरपतवारों के विस्तार और गुणन के बारे में। देखो, सबसे पहला पॉइंट है खरपतवारों का विस्तार। खरपतवारों का विस्तार, डिस्पर्सल ऑफ वीड्स। स्टूडेंट, खरपतवारों के विस्तार से तात्पर्य क्या है? खरपतवारों के विस्तार का मतलब ये है कि खरपतवारों के बीज या खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब विस्तारित होते हैं, अनेक विधियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब चले जाते हैं, तो उसको अपन खरपतवारों का विस्तार कहा जाता है। उस चीज़ को अपन खरपतवारों का विस्तार बोलते हैं। ठीक है, डिसेमिनेशन ऑफ वीड्स भी बोला जाता है इसको। देखो, खरपतवारों का विस्तार अनेक विधियों द्वारा होता है। जैसे पहला है वायु द्वारा, पहला है वायु द्वारा, बाय विंड्स, बाय विंड। वायु द्वारा किस प्रकार होता है? कई ऐसे खरपतवार हैं जिनके बीज बहुत हल्के होते हैं, जो हवा के साथ उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान कई हजारों किलोमीटर तक चले जाते हैं और वहाँ पर जाके वो खरपतवार दोबारा उग जाता है। तो इस प्रकार इसका विस्तार होता है। ठीक है, जैसे आक होता है, आक का बीज बिल्कुल हल्का होता है, बिल्कुल हवा के साथ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार वायु द्वारा भी इसका विस्तार होता है। दूसरी विधि है जल द्वारा। जो जलीय खरपतवार हैं उनका विस्तार जल द्वारा होता है, बाय वाटर। जलीय खरपतवार या जल में उगने वाले खरपतवार है, उनका विस्तार जल के द्वारा होता है, या जल के जो आसपास उगने वाले खरपतवार है, जो जलीय स्रोत है, जैसे नहर है, नदी है, इनके आसपास जो भी खरपतवार उगते हैं उनके बीज और वानस्पतिक भाग उन्हीं के जल के अंदर ही गिर जाते हैं और वो कई किलोमीटर तक वो साथ में चले जाते हैं पानी के, और वहाँ पर जाके वो खरपतवार के रूप में उग जाते हैं। जैसे जलकुंभी है, जो जलकुंभी खरपतवार है उसका विस्तार जल के द्वारा होता है, जल में उगती है और जल के द्वारा ये दूसरे स्थान पर चली जाती है। तीसरा है मानव द्वारा, बाय ह्यूमंस। देखो स्टूडेंट्स, मानव द्वारा किस प्रकार होता है? मनुष्य कई प्रकार की मशीनें, ट्रैक्टर, कई प्रकार की मशीन, थ्रेसिंग मशीन है, सीड ड्रिल है, जुताई करने के लिए वाले यंत्र है, कई प्रकार की मशीनें काम में लेता है कृषि क्रियाएं करने के लिए। तो मनुष्य जो भी कृषि क्रियाएं करने के लिए मशीनें काम में लेता है, वो एक खेत से दूसरे खेत में जाती है, तो उनका विस्तार एक खेत से दूसरे खेत में हो जाता है। उन मशीनों में कई बार कई खरपतवारों के बीज आ जाते हैं, कई खरपतवारों के वानस्पतिक भाग आ जाते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, दूसरे खेत में चले जाते हैं और वो विस्तारित हो जाते हैं। ठीक है, अगला इसका है पशु व चिड़ियों द्वारा। पशुओं व चिड़ियों द्वारा। देखो, पशुओं के द्वारा और जो चिड़ियाँ होती है, चिड़िया वगैरह या पक्षी कह सकते हैं, पशु पक्षियों के द्वारा भी लिख सकते हैं इस पॉइंट को, है ना। पक्षियों के द्वारा भी ये विस्तारित होते हैं। कैसे? पशु जो होते हैं वो खरपतवार के पौधों को खाते हैं। कई खरपतवारों के बीज जो होते हैं वो जटिल होते हैं, वो पच नहीं पाते और अपचित अवस्था में वो गोबर के साथ में वापस निकल जाते हैं, जिससे वो जब पशु चरने जाता है तो वहाँ पर जब गोबर करता है तो वो खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाके वो उग जाते हैं। ठीक है, अगला है इसका खाद के द्वारा। जब अपन बिना सड़ी हुई या पूर्णतया नहीं सड़ी हुई खाद काम में लेते हैं, जो पूर्णतया नहीं सड़ी है, उस खाद को काम में लेने से क्या होगा? उसमें जो पड़े अपचित बीज है, जैसे गोबरी खाद काम में लेंगे तो गोबर में अपचित बीज होते हैं, कई वानस्पतिक भाग भी होते हैं पौधों के, खरपतवारों के। वो वानस्पतिक भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जब खाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो वहाँ पर चले जाएंगे और उसका विस्तार हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स 5 विधियाँ हैं खरपतवारों के विस्तार की, डिसेमिनेशन ऑफ वीड्स की 5 मेथड्स हैं, बाय विंड, बाय वाटर, बाय ह्यूमंस, बाय एनिमल्स एंड बाय मैन्योर। ठीक है, अब बात करते हैं खरपतवारों के गुणन के बारे में। खरपतवारों का गुणन मतलब उनमें प्रजनन किस प्रकार होता है? खरपतवारों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ गुणन किस प्रकार होता है? देखो, गुणन की 2 विधियां होती है, गुणन, प्रजनन, प्रवर्धन, एक ही चीजें होती है ना। गुणन का मतलब वही है प्रजनन। प्रजनन की 2 ही विधियां, बीज द्वारा या वानस्पतिक भागों के द्वारा। तो इसमें 2 विधियों के द्वारा प्रजनन होगा,
पहला बीज द्वारा प्रजनन। बीज द्वारा प्रजनन जो एक वर्षीय और द्विवर्षीय खरपतवार है, ज़्यादातर एक वर्षीय और द्विवर्षीय खरपतवारों का एक वर्षीय वह द्विवर्षीय खरपतवारों का प्रजनन बीज द्वारा ही होता है। एक वर्षीय और द्विवर्षीय खरपतवारों का प्रजनन बीज द्वारा ही होता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा प्रकार है वानस्पतिक भागों द्वारा। वानस्पतिक भागों द्वारा, वानस्पतिक भागों द्वारा प्रजनन। वानस्पतिक भागों द्वारा प्रजनन, देखो इसमें कई प्रकार, बीज के अलावा जो भी भाग है पौधों के, वो वानस्पतिक भाग में काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला भाग है वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन। ठीक है, खरपतवारों गुणन की बात कर रहे हैं। बीज द्वारा गुणन होता है और वानस्पतिक भागों द्वारा गुणन होता है। देखो वानस्पतिक भाग कौन कौन से होते हैं? बीज के अलावा जो अन्य भाग है पौधे के, जड़ है, तना है, पत्ती है, प्रकंद है, राइजोम है, सक्कड़ है, ये सभी भाग जो होते हैं वो वानस्पतिक भाग होते हैं और इनके द्वारा खरपतवारों का ज़्यादातर प्रवर्धन होता है। अधिकतर जो खरपतवार है उनका वानस्पतिक भागों के द्वारा ही प्रवर्धन होता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे भाग है जो मैं डिटेल से बता देता हूँ। जैसे प्रकंद, प्रकंद है, ऊपरी भूस्तरी है, ऊपरी भूस्तरी जिसको रनर बोलते हैं, रनर्स, प्रकंद, राइजोम, राइजोम्स। ठीक है, अंतः भूस्तरी, अंतः भूस्तरी सक्कर्स, अंतः भूस्तरी सक्कर्स, भूस्तारिका, भूस्तारिका। अगला है कंद, ट्यूबर, कंद, ट्यूबर, सल्क कंद, बल्ब, सल्क कंद, बल्ब, जड़, रूट। ये स्टूडेंट्स ऐसे भाग हैं जो वानस्पतिक भाग है और इनके द्वारा अलग अलग खरपतवारों का विस्तार गुणन होता है। देखो रनर्स द्वारा दूब घास का गुणन होता है। दूब घास के बारे में पूछा जाता है, दूब घास का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? रनर्स के द्वारा। ठीक है, जो ऊपर देखा होगा दूब घास में इस प्रकार की संरचनाएं बनती है जमीन के ऊपर, ये जमीन है और यहाँ पर जहाँ पर टच होता है, रनर का मतलब क्या होता है? ऊपर भाग, ऊपरी भाग पर वो विस्तार करेगा और जो भाग टच होगा उसका वहीं पर जड़ें विकसित कर लेगा और वो जुड़ जाएगा जमीन से। ठीक है, राइजोम के द्वारा मोथा जो होता है उसका राइजोम के द्वारा होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे खरपतवार है जो विशेष खरपतवार है, ज़्यादातर मुख्य खरपतवार है और इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, देखो इन दोनों खरपतवारों के बारे में वैज्ञानिक नाम बता देता हूँ मैं। मोथा का वैज्ञानिक नाम है मोथा साइप्रस रोटेंडस, रोटेंडस। साइप्रेसी इसका कुल है, ये अलग से लिखना है। साइप्रस रोटेंडस इसका वैज्ञानिक नाम है और इसका कुल है साइप्रेसी। दूब घास की बात करें, दूब घास का वैज्ञानिक नाम है साइनोडोन डक्टाइलोन, साइनोडोन डक्टाइलोन। साइनोडोन डक्टाइलोन दूब घास का वैज्ञानिक नाम है और इसका कुल भी क्या है? ग्रेमिनी, घास कुल बोलते हैं जिसको। ग्रेमिनी के 3-4 नाम है, घास कुल, पोएसी भी बोलते हैं इसको, पोएसी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। जैसे मैंने सत्यानाशी का बताया था, आर्जिमोन मैक्सिकाना। ठीक है, उसी प्रकार मोथे का वैज्ञानिक नाम है साइप्रस रोटेंडस, साइप्रेसी कुल है। दूब घास का साइनोडोन डक्टाइलोन, ग्रेमिनी, घास कुल या पोएसी जिसको बोलते हैं। गेहूंसा का मैंने बता दिया था फेलेरिस माइनर, ग्रेमिनी कुल। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़े खरपतवार हैं, उनके बारे में समझना है आपको। ठीक है, ये था खरपतवारों का गुणन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में, जो बहुत बड़ा पॉइंट है इसका, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण या कंट्रोल ऑफ वीड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, खरपतवार नियंत्रण करते हैं अपन।
खरपतवार नियंत्रण की अलग अलग विधियां, सस्य विधियां भी है, यांत्रिक विधियां, भौतिक विधियां, जैविक विधियां, रासायनिक विधियां हैं। ये 5-6 प्रकार की विधियां हैं। ये विधियां पढ़ने से पहले खरपतवार नियंत्रण कैसे करें इसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 5 सिद्धांत हैं। तो खरपतवार नियंत्रण की विधियां पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ेंगे, खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत। तो इसमें रहेगा खरपतवार नियंत्रण के, क्योंकि जब सिद्धांत अपने को पता चलेगा उसी के आधार पर अपन इनको नियंत्रित कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ वीड कंट्रोल, प्रिंसिपल्स ऑफ वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत। ठीक है, देखो सिद्धांतों के बारे में, सिद्धांत क्या चीज होती है? सिद्धांत का मतलब होता है कि ऐसा रूल, ऐसा नियम जिसके आधार पर यदि अपन चलें तो वो सही मार्ग होगा, और उससे थोड़ा बहुत भटक गए तो वो गलत मार्ग होगा। ठीक है, सिद्धांत का मतलब है कि ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ऐसी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए जिसके कारण अपन खरपतवारों का नियंत्रण कर सके। तो वो कौन कौन सी बातें जिनका पता होना चाहिए, पढ़ते हैं अपन। सबसे पहला है खरपतवारों की प्रकृति। पहला सिद्धांत, खरपतवारों की प्रकृति, नेचर ऑफ वीड्स। खरपतवारों की प्रकृति का पता होना चाहिए, किस प्रकृति का खरपतवार है, कौन सी मृदा में उगने वाला है, कौन सी जलवायु में उगने वाला है, कौन से प्रकार की फसल के साथ में उगने वाला है। यदि ये सारी चीज़ें, उसका जीवन चक्र कैसा है, ठीक है, कौन सी जलवायु में, कौन सी प्रकार की मृदा में आसानी रहेगी उसको उगने में, इस प्रकार की उसकी प्रकृति का यदि पता है, उसके नेचर का पता है, उगने का तरीके का पता है, तो अपन उसका आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा है इसका खरपतवारों का जीवन चक्र। खरपतवारों का जीवन चक्र, देखो यदि जीवन चक्र का पता है तो उसके नियंत्रण करने की विधियां भी अपने को पता हो जाएगी। किस प्रकार? जैसे 1 वर्षीय खरपतवार जो होते हैं, 1 वर्षीय और द्विवर्षीय खरपतवार, 1 वर्षीय और द्विवर्षीय जो खरपतवार होते हैं वो बीज द्वारा प्रवर्धित होते हैं। मैंने अभी पहले बताया था, जो 1 वर्षीय और द्विवर्षीय खरपतवार है वो बीज के द्वारा प्रजनित होते हैं। तो 1 वर्षीय और द्विवर्षीय खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? जैसे ही ये इनके पौधे बनना प्रारंभ हो या विकास प्रारंभ हो, तो बीज बनने से पहले, क्या बनने से पहले? बीज बनने से पहले, जब बीज फूल आने से पहले ही जब इनका कंट्रोल कर दिया, इसको उखाड़ के फेंक दिया, तो इसका परमानेंट नियंत्रण हो गया। तो ये जीवन चक्र पता होना चाहिए कि वो पौधा 1 वर्षीय या द्विवर्षीय या बहुवर्षीय। यदि बहुवर्षीय है तो उसके लिए यांत्रिक विधियां या रासायनिक विधियां काम में लेंगे नियंत्रण के लिए। ठीक है, अगला तीसरा है, तीसरा सिद्धांत है अपना सुषुप्तावस्था का ज्ञान। सुषुप्तावस्था का ज्ञान, नॉलेज ऑफ डोरमेंसी, नॉलेज ऑफ डोरमेंसी, सुषुप्तावस्था का ज्ञान। स्टूडेंट, सुषुप्तावस्था अपन ने बीज वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, बीज की सुषुप्तावस्था। सुषुप्तावस्था एक निष्क्रिय काल होता है। यहाँ पर सुषुप्तावस्था का मतलब ये है कि खरपतवारों के बीजों में भी सुषुप्तावस्था होती है। वो बीज पड़े रहते हैं, 2-3 वर्षों तक पड़े रहते हैं। जब अनुकूल वातावरण मिलता है, उनकी क्षमता, जब अंकुरण करने की क्षमता होती है, उस समय वापस वो अंकुरित होते हैं। यदि ये सुषुप्तावस्था का ज्ञान है अभी, तो अपन इसका आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अगला है खरपतवारों की सहनशीलता का पता होना चाहिए। खरपतवारों की सहनशीलता का यदि पता है, देखो किस प्रकार, चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं वो 2,4-D नामक शाकनाशी के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ये पता है अपने को, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार 2,4-D शाकनाशी या खरपतवारनाशी के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो ये उसकी सहनशीलता का पता है कि चौड़ी पत्ती वाला किसके द्वारा नियंत्रित होगा? 2,4-D के द्वारा नियंत्रित होगा। 2,4-D का फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। ये एक ऑक्सीजन का प्रकार है। ठीक है, जो ऑक्सीजन फलोद्यान वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था। क्लियर? अब देखो सहनशीलता पता चल गई। अब ये ध्यान में रखना है, यदि दलहनी फसलें आप उगा रहे हो, दलहनी फसलों की जो पत्तियां होती है वो चौड़ी होती है।
दलहनी फसलों की पत्तियां चौड़ी होती है और उसमें यदि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उग रहे हैं तो आप 2,4-D काम में नहीं ले सकते। क्यों? चौड़ी पत्ती वाले सभी पौधों को नष्ट करने का काम करता है 2,4-D, और 2,4-D यदि काम में ले लिया तो फसलें भी नष्ट होगी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अगला है 5वां जनन विधियां, जो अभी लास्ट में अपन ने पढ़ा था, जनन विधियां। जनन विधियों का पता होना चाहिए, कौन सा खरपतवार बीज द्वारा जनन, कौन से खरपतवार में बीज द्वारा जनन हो रहा है और कौन से खरपतवार का वानस्पतिक प्रवर्धन हो रहा है। देखो यदि बीज द्वारा जनन होता है तो उसका सीधा सा कंट्रोल ये है कि जैसे उसका बीज उगता है, जब पौधा छोटा होता है, बीज बनने या फूल बनने से पहले उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है, तो वो बीज द्वारा जनन होने वाले खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। और वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा, जैसे मोथा है, दूब घास है, ये वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा तैयार होते हैं। तो इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए ध्यान में रखना है, ग्रीष्मकालीन जुताई करें। ठीक है, ग्रीष्मकालीन जुताई करें, जिससे क्या होगा, धूप के कारण, अधिक तापमान के कारण वो नष्ट हो जाएंगे, तो इनके लिए अलग विधियां काम में ली जाती है। ठीक है, ये थे स्टूडेंट्स 5 सिद्धांत थे। यदि ये सिद्धांत अपने को पता है, सिद्धांतों का ज्ञान है, तो अपन अलग अलग विधियों के द्वारा सभी खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। पहला है खरपतवारों की प्रकृति, दूसरा खरपतवारों का जीवन चक्र, तीसरा है सुसुप्तावस्था का ज्ञान, चौथा है खरपतवारों की सहनशीलता, और 5वां है जनन विधियां। जनन विधियां 2 प्रकार की है, पता है आपको, बीज द्वारा और वानस्पतिक भागों के द्वारा। ठीक है, अब पढ़ते हैं खरपतवार नियंत्रण की विधियां। ये सिद्धांत थे, अब पढ़ते हैं विधियां, खरपतवार नियंत्रण की विधियां, मेथड्स। विधियां, और विधियों में भी पहला हेडिंग लगाना है। सबसे पहला है सस्य विधियां, एग्रोनॉमिकल मेथड, सस्य विधियां, खरपतवार नियंत्रण की सस्य विधियां, एग्रोनॉमिकल मेथड्स। देखो सस्य विधियां कौन सी होती है? जब अपन नॉर्मल खेती कर रहे हैं, खेती की कई प्रकार की विधियां होती हैं, खेती के अंदर ही कई काम ऐसे होते हैं जो अपने को करने पड़ते हैं, जिससे खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं अपन। सस्य विधियां, सस्य विधियां कौन कौन सी है? देखो क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। पहला, ए जातीय उपयुक्तता। क्या मतलब होगा इसका? जातीय उपयुक्तता। देखो अपने को हमेशा फसल की ऐसी जातियों का चुनाव करना चाहिए जो अपने क्षेत्र, अपनी मृदा विशेष के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यदि उस जाति का चुनाव किया तो अनुकूल है यदि मृदा और जलवायु, तो उसकी वृद्धि जल्दी होगी और उस पर खरपतवारों का प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा। तो एक तो कंट्रोल ये हो गया ऑटोमेटिक, जातीय उपयुक्तता, अच्छी जातियों का चुनाव करो, या शीघ्र बढ़ने वाली, तीव्र गति से बढ़ने वाली जातियों का चुनाव करना चाहिए, या फसलों का चुनाव करना चाहिए। दूसरा है बोने की तिथि व पौधों की संख्या। बी, बोने की तिथि या बुआई की तिथि, बोने की तिथि व पौधों की संख्या। देखो बुआई का समय एक निश्चित समय होता है, फसल की बुआई का समय। यदि निश्चित समय पर फसल की बुआई की जाती है तो खरपतवार कम उगते हैं और फसल की वृद्धि शीघ्र होती है और जल्दी होती है। यदि उसमें देरी कर दी जाए, बोने की तिथि में यदि देरी कर दी जाए तो खरपतवारों का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है और खरपतवार उस पर फसल पर हावी हो जाते हैं, जिसके कारण फसल कम विकसित होती है। पौधों की संख्या की बात करें तो पौधों की संख्या निश्चित रखनी चाहिए। कम पौधों की संख्या रखोगे तो अधिक जगह मिलेगी खरपतवारों को और खरपतवारों की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना, अगली विधि है कटाई व चराई। खरपतवारों की काट छांट करनी चाहिए, खरपतवारों को काटना चाहिए और उसकी चराई नियमित रूप से चराई करती रहनी चाहिए। यदि नियमित रूप से चराई करते रहोगे तो एक फायदा होगा कि खरपतवार है वो बीजोत्पादन नहीं कर पाएगा। ठीक है, थोड़ी सी वृद्धि होती है, उसमें चराई कर दी तो वो बीजोत्पादन नहीं कर पाएगा। यदि बीजोत्पादन नहीं करेगा तो उसका विस्तार या गुणन नहीं होगा। ठीक है, अगला है फसल चक्र, डी पॉइंट, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र क्या होता है? फसलों को हेर फेर करके बोना फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र में क्या होगा? फसल चक्र में ऐसी फसलों को काम में लिया जाता है, जैसे मान लो गेहूं, अपन ने सर्दी में गेहूं बोया था और गेहूं में एक विशेष खरपतवार होता है गेहूंसा। गेहूं में क्या होता है? गेहूंसा विशेष खरपतवार होता है जो गेहूं में ही उगता है।
अब अपने खेत में गेहूंसा का प्रभाव ज़्यादा है, अगली सर्दी में यदि गेहूं बोओगे तो वापस गेहूंसा का प्रभाव ज़्यादा होगा। तो फसल चक्र ये कहता है कि अगली जो ऋतु आती है या अगली दोबारा जो शीतकालीन ऋतु आएगी उसमें गेहूं की जगह चना बो देंगे अपन। यदि चना बो दोगे तो चने के अंदर गेहूंसा होता नहीं है और गेहूंसा का ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। इस प्रकार अपन फसल चक्र अपना के भी खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला है मृदा व जल संबंध। मृदा और जल संबंध के आधार पर भी खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है कि मृदा उपयुक्त मृदा है और सिंचाई जल उपलब्ध है, उसी प्रकार की फसल का चुनाव करो और उसी समय पर सही समय पर उसको बोओ, जिससे वो शीघ्र वृद्धि करेगा। शीघ्र वृद्धि करेगा तो खरपतवार वहाँ पर वृद्धि करना नहीं होगा, खरपतवारों का वृद्धि करना नहीं होगा। अगला है अंतरासस्य। अंतरासस्य का मतलब होता है जब दो फसलों के बीच में तीसरी फसल या दो कतारों के बीच में एक दूसरी फसल की कतार बो दी जाती है, वो अंतरासस्य होता है। ठीक है, अंतरासस्य में क्या करना है कि जैसे मक्का और कपास है, मक्का व कपास में दलहनी फसलें बोना के बीच में, मक्का व कपास के बीच में दलहनी फसलें बोना। देखो इससे क्या होगा, अंतरासस्य से क्या लाभ है, जगह कम मिलेगी। अंतरासस्य करोगे तो पास पास में फसल के पौधे रहेंगे, जगह कम मिलेगी। यदि जगह कम मिलेगी तो वहाँ पर खरपतवारों के पौधों को बढ़ने के लिए स्थान नहीं मिलेगा और वो बढ़वार अपनी नहीं करेंगे। इसका एक उदाहरण दिया हुआ है, मक्का व कपास के बीच में, आप मक्का और कपास की फसल है उसके बीच में मक्का या कपास, सॉरी या तो मक्का ले लो या कपास, उनके बीच में यदि दलहनी फसलें उगा रहे हो तो जगह कम मिलेगी। दलहनी फसलें बढ़वार ज़्यादा करती है, जगह कम मिलेगी। यदि जगह कम मिलेगी तो वहाँ पर अंतरासस्यन क्रिया हो जाएगी और खरपतवार नियंत्रण ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगला है मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता, देखो मृदा उर्वरता ज़्यादा होनी चाहिए। मृदा उर्वरता ज़्यादा होगी मतलब पोषक तत्व ज़्यादा उपलब्ध होंगे पौधे को। यदि मृदा उर्वरता ज़्यादा होगी तो फसल के पौधे शीघ्र वृद्धि करेंगे अपनी। यदि एक बार वृद्धि कर ली और नीचे यदि खरपतवार के पौधे रह गए तो उनकी वृद्धि फिर नहीं होगी और उन खरपतवारों का कोई प्रभाव फसल पर नहीं पड़ेगा। अगला है मृदा पीएच। मृदा पीएच, मृदा पीएच का मतलब क्या है, जैसे अम्लीय मृदाएं हैं तो अम्लीय मृदा पीएच को आप बदलाव करो। अम्लीय मृदाएं हैं, अम्लीय मृदाओं में चूना मिला के अम्लीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। जेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो, अम्लीय मृदाओं में कौन सा मृदा सुधारक काम में लेते हैं, कौन सा लेते हैं, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं काम में। और क्षारीय मृदाओं के लिए जिप्सम काम में लिया जाता है, क्षारीय मृदाओं के लिए जिप्सम काम में लेते हैं। अब देखो अम्लीय मृदाओं में उगने वाले जो खरपतवार हैं उनको नष्ट करने के लिए आप क्या काम में लोगे, चूना काम में लोगे। यदि चूना आपने मिट्टी में डाल दिया तो वो अम्लीय मृदा जिसका पीएच मान 7 से कम है उसका पीएच मान बढ़ा के उसको उदासीन मृदा के रूप में कर देगा या क्षारीय कर देगा, उदासीन कर देगा, जिससे क्या होगा, अम्लीय मृदा में उगने वाले खरपतवार उसमें नहीं उगेंगे। इसी प्रकार क्षारीय मृदाओं में उगने वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उसमें जिप्सम का उपयोग करो, जिससे क्षारीय मृदा भी सुधर जाएगी और क्षारीय मृदा में उगने वाले खरपतवार भी वहाँ पर नहीं उगेंगे। ठीक है, ये था मृदा पीएच। अगला है नवीन कर्षण क्रियाएं। नवीन कर्षण क्रियाएं, नवीन कर्षण क्रियाओं का मतलब क्या है, कृषि क्रियाएं जैसे शून्य भू परिष्करण है, न्यूनतम भू परिष्करण है। यदि ये चीज़ें आप काम में कर लेते हो, भू परिष्करण वाले पॉइंट में अपन पढ़ेंगे, शून्य भू परिष्करण, न्यून भू परिष्करण, जीरो भू परिष्करण, इनके बारे में यदि पढ़ेंगे तो उनमें ये चीज़ें हैं वो भी एक खरपतवार नियंत्रण के लिए काम आता है। अगला और लास्ट है छाया करना। छाया करना, देखो जब फसल बढ़ जाती है और फसल जब बढ़ गई और नीचे जब छाया रही तो प्रकाश की कमी रहेगी और खरपतवार के पौधे वहाँ पर अपनी बढ़वार नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी सस्य विधियाँ, 10 विधियाँ, ध्यान से समझना, 10 विधियाँ। जातीय उपयुक्तता मतलब अच्छी जाति वाला चुनाव करो जो शीघ्र वृद्धि करे फसल का। बोने की तिथि उचित होनी चाहिए, कटाई और चराई निरंतर होनी चाहिए, खरपतवारों की फसल चक्र अपनाना चाहिए,
मृदा व जल संबंध, मृदा व जल से संबंध उपयुक्ति, जिस प्रकार का जल है या मृदा है उसके उपयुक्ति फसल बोना चाहिए। अंतराशस्य करना चाहिए, मृदा उर्वरता ज़्यादा होनी चाहिए। मृदा का पीएच मान अम्लीय है तो उसको कम करो, मृदा का पीएच मान कम है तो उसको ज़्यादा करो, यानी अम्लीय है तो उसको उदासीन करो, और क्षारीय है मतलब मृदा पीएच मान ज़्यादा है तो उसको कम करो। अगला है नवीन कर्षण क्रियाएं, न्यून भूपरिष्करण और शून्य भूपरिष्करण अपनाना चाहिए, और छाया करके भी खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट ये थी सस्य विधियाँ, एग्रोनॉमिकल मेथड। अब बात करते हैं अपन भौतिक एवं यांत्रिक विधियों की। भौतिक एवं यांत्रिक विधियाँ, दूसरे प्रकार की विधियाँ भौतिक एवं यांत्रिक विधियाँ। भौतिक एवं यांत्रिक विधियाँ, भौतिक एवं यांत्रिक विधियाँ, फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड, फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड। भौतिक और यांत्रिक विधियाँ, भौतिक और यांत्रिक विधियों के द्वारा भी खरपतवारों को बड़े लंबे, मतलब ये कह सकते हैं कि जो बड़े क्षेत्र होते हैं या जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण इनके द्वारा भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी विधियाँ काम में लेते हैं? पहली विधि है हाथ से उखाड़ना। हाथ से उखाड़ना प्राचीन विधि है और सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि हाथ से जब खरपतवार को उखाड़ दिया तो दोबारा वो नहीं उगेगा। ठीक है, हाथ से उखाड़ना ये छोटे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। जो छोटे क्षेत्र या छोटे खेत है या अपने गृह वाटिका है या छोटा सा नर्सरी का एरिया, पौधशाला का एरिया है, उन क्षेत्रों में हाथ से उखाड़ कर खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरा है निराई करना। निराई करना, देखो निराई करना और गुड़ाई करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। निराई करना में क्या होगा? हाथ के द्वारा खुरपी चलाकर, हाथ से खुरपी चलाकर नष्ट करना खरपतवारों को। कई बार खुरपी के द्वारा भी छोटे क्षेत्र में अपन बैठ के हाथ के द्वारा, हाथ से खुरपी चलाकर खरपतवारों को नष्ट करते हैं। ठीक है, वो हो गया निराई द्वारा। अगला है गुड़ाई द्वारा। गुड़ाई द्वारा मतलब कर्षण क्रियाएं जिसमें मशीनें काम में ली जाती है ना, कई प्रकार की मशीनें काम में लेके, जैसे निराई, कई प्रकार की मशीनें निराई गुड़ाई के काम में ली जाती है, उन मशीनों को काम में लेके उसमें किया जाता है। ठीक है, नियंत्रण किया जाता है। अगला है कर्षण क्रियाएं, एक विशेष चीज है इस पॉइंट में, कर्षण क्रियाएं। यदि किसी खेत में यदि खेती करते रहोगे तो वो खेत, उसकी उर्वरता यदि हमेशा ज़्यादा रहेगी, उसमें खरपतवारों का प्रभाव कम रहेगा। और कर्षण क्रियाएं यदि करना बंद कर दी, वो अकर्षित भूमि हो गई, तो वहाँ पर खरपतवारों का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, और खरपतवारों का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण वो हानिकारक हो जाती है अपने लिए भूमि, है ना। तो कर्षण क्रियाएं यदि नियंत्रण करते रहोगे, खेती यदि कोई मृदा में नियंत्रण करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं खरपतवार ऑटोमेटिक नष्ट होने लग जाएंगे। अगला है छटाई करना। छटाई करना या छंगाई करना। छटाई करना मतलब जैसे बहुवर्षीय खरपतवार है, बार बार उनको काटते रहो, छंगाई करते रहो उनकी, जिससे उनमें बीज उत्पादन नहीं होगा और कहीं ना कहीं वो जाके लास्ट में नष्ट हो जाएगा। अगला है जलाना, बर्निंग। जो अकर्षित भूमियाँ होती है औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास है, अकर्षित भूमियाँ हैं जिनमें अपन खेती नहीं करते, उन भूमियों से यदि खरपतवार अपने को निकालने, तो वहाँ पर उन खरपतवारों पर पेट्रोल या जो भी ज्वलनशील चीज़ें हैं उनको छिड़काव करके उनको जला दिया जाता है, जलाकर उनको नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, बहुवर्षीय खरपतवारों के लिए काम में ली जाती है ये। अगला है पानी भरना, फ्लडिंग। फ्लडिंग मेथड भी काम में लिया जाता है। ये मेथड जहाँ पर पानी की अधिकता है, जहाँ पर पानी उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में पानी भर दिया जाता है। खेत में यदि पूरे खेत में पानी भर दोगे, पानी भरने से क्या होगा? मृदा में वायु संचार नहीं मिलेगा और पौधे, जो खरपतवारों के पौधे हैं, उनके तने और जड़ें गलने प्रारंभ हो जाएगी और ऑटोमेटिक वो नष्ट हो जाएगा। अगला है पलवार, मल्च। मल्च, देखो स्टूडेंट्स, पलवार क्या होता है? भूमि को किसी न किसी परत से आच्छादित किया जाता है, जैसे घास फूस है, कोई डस्ट है, किसी से, जैसे प्लास्टिक मल्चिंग होती है आजकल, प्लास्टिक से पूरी मृदा को आच्छादित कर देते हैं, जिससे उसमें उगने वाले खरपतवारों को जगह नहीं मिलती और वो उग नहीं पाते हैं। तो पलवार
से भी खरपतवारों को नियंत्रित किया जाता है। पलवार में देखो आजकल सब्जियां उगाते हैं तो इस प्रकार भूमि को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार भूमि को परिवर्तित करके इस पूरे भाग को काले रंग की या सफ़ेद रंग की पॉलीथीन से ढका जाता है। पूरे भाग को ढका जाता है। इस पूरे भाग को ढक के यहाँ पर इसमें पॉलीथीन में छेद होता है और छेद में यहाँ पर बीज लगाया जाता है और खरपतवार उसका फसल का पौधा या सब्जी का पौधा यहाँ पर उग जाता है, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र आच्छादित है, पूरा क्षेत्र ढका हुआ है, ये प्लास्टिक से ढका हुआ है। तो इस क्षेत्र पर ऑटोमेटिक यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी खरपतवारों को और ऑटोमेटिक इसका नियंत्रण हो जाएगा। या अपन देखते हैं कई बार कोई क्षेत्र है, कोई कोना है, वहाँ पर घास फूस वगैरह पड़ा है, उसका ढेर पड़ा है, तो उसके नीचे कई बार खरपतवार वगैरह नहीं उगते हैं क्योंकि उनको जगह नहीं मिलती, उनको प्रकाश नहीं मिलता, अंकुरण नहीं होता। और अगला लास्ट है मृदा सौरीकरण। मृदा सौरीकरण, सॉइल सोलराइजेशन, मृदा सौरीकरण। देखो मृदा सौरीकरण का मतलब क्या है? ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं अपन मार्च में, रबी ऋतु की फसलों की कटाई के बाद में मार्च और अप्रैल के मध्य अपन ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं। और उसके अलावा जुताई तो करते ही हैं, वो भी मृदा सौरीकरण का एक प्रकार है। उसके अलावा मृदा के ऊपर पतली सफ़ेद पॉलीथीन ढक देते हैं। पूरी मृदा को सफ़ेद पॉलीथीन से ढक देते हैं, पूरी मृदा को ही ढक देते हैं। जिससे क्या होगा? वातावरण के तापमान की अपेक्षा 8 से 10 डिग्री सेल्सियस मृदा का तापमान ज़्यादा हो जाएगा। मृदा का तापमान वातावरण के तापमान से वैसे भी ज़्यादा रहता है और ये पॉलीथीन डालने से क्या होगा? तापमान का अवशोषण होगा और वापस तापमान निकलेगा नहीं क्योंकि पॉलीथीन की शीट है ऊपर मृदा के ऊपर, तो तापमान ज़्यादा हो जाएगा। इसके कारण मृदा में उपस्थित जो भी खरपतवारों के बीज है या वानस्पतिक भाग है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। अधिक तापमान के कारण उनमें जो अंकुरण की क्षमता है वो कम हो जाएगी या नष्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी भौतिक एवं यांत्रिक विधियाँ, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे आगे रासायनिक विधियाँ। इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन रासायनिक विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। रासायनिक विधियों में शाकनाशी का वर्गीकरण, किस प्रकार उनका उपयोग किया जाता है, उपयोग करने की विधियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।